जय हिंद साथियों। यह जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसकी वजह क्या है कि इसमें हम मानव शरीर ह्यूमन बॉडी को पढ़ने वाले हैं और उसके अंतर्गत कोशिका विज्ञान, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, रक्त संगठन, ब्लड कंपोजिशन, है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव नेत्र संरचना, श्वसन तंत्र, पोषक तत्व, पाचन तंत्र, अंतःस्रावित तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को देखने वाले हैं। है ना, इन सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता है कि इस वीडियो से आपको प्रश्न देखने को ना मिले। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप टकटकी लगा के वीडियो को देखते रहिए और बड़े ध्यान से, है ना, सुनते रहिएगा वीडियो को, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर ऐसे इन वीडियो में तो नहीं होता पर्टिकुलर, लेकिन जो मैराथन वीडियो होता है ना, उसमें वॉइस मिसमैच हो जाता है। क्या होता है कि वो कंपाइलेशन होता है वीडियो का, तो उसमें थोड़ा सा एडिट करते समय या डीनॉइस करते समय ऐसी समस्या आ जाती है। खैर इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ज़रूरत है कि आप जल्दी से सक्सेस हो और जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करें, इस देश को बहुत कुछ लौटाएं, है ना, इस प्रदेश को बहुत अच्छा बनाएं। इसके लिए इस वीडियो को यही सोच के मैं बना रहा हूँ कि आप कल के दिन बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। एक और रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा वीडियो यूट्यूब के द्वारा प्रमोट कर दिया जाता है अगर आप लाइक करते हैं तो, है ना। और अभी तक हमारे चैनल पर जितने सब्सक्राइब हैं, आप हमारा परिवार हैं और ये परिवार निरंतर बढ़ रहा है ना। इसको अभी मोनेटाइज नहीं कराया गया है चैनल को। इसकी वजह है कि मोनेटाइज क्यों नहीं करा रहे हैं, है ना। ये मोनेटाइज ना कराने के पीछे की जो वजह है, किसी दिन वीडियो बना के बताएंगे कि क्या वजह है। ठीक है, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा है कोशिका विज्ञान है। कोशिका विज्ञान को समझें उससे पहले हम एक डायग्राम को देखते हैं, है ना। तो देखो ये कोशिका जो होती है ना, कोशिका, कोशिका जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है ना, कोशिकाओं का एक समूह ही है ना। और ये जो कोशिकाएं हैं ये टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। और टिश्यू, कोशिकाओं से मिलकर बनता है टिश्यू ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, और अंग से मिलकर बनता है अंगतंत्र। क्या बनता है? अंगतंत्र। तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद ऊतक बनते हैं कोशिकाओं से, और ऊतक से मिलकर बनता है अंग, है ना, ऑर्गेन्स बनते हैं। और इन अंगों से मिलकर बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र, संपूर्ण अंगतंत्र मिलाकर हम जिसे कहते हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडीज कहते हैं जिसे। इनको एक एक करके देखेंगे, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका, निर्जीव कोशिका की खोज की और इसे कोसा नाम दिया। क्या नाम दिया? कोसा नाम दिया। सबसे पहले कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव थी। और जो सजीव कोशिका थी उसकी खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हम पहले से ही चैप्टर से इस नाम को देखते आ रहे हैं। ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने 1674 में सजीव कोशिका की खोज की और इसे बैक्टीरिया नाम दिया। क्या कहा इन्होंने? बैक्टीरिया क्या कहा। वहीं जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 में कोशिका, निर्जीव कोशिका की खोज की और उसे नाम दिया था कोसा। कोशिका का जो मापन होता है वो माइक्रोन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइक्रोन में किया जाता है। कोशिका के प्रमुख अंगों को देखें तो एक एक करके आप देखेंगे। कोशिका के प्रमुख अंगों में एक तो अंग होता है रिक्तिका। ये जो देख पा रहे हो इस प्रकार के टिश्यू से होते हैं, ये होता है रिक्तिका। एक होता है माइटोकांडिया, है ना, सेंट्रोसोम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक होता है सबसे केंद्र में, केंद्रिका होती है, केंद्रक होता है। केंद्रिका जो होती है ना वो केंद्रक के अंदर होती है ना। कोशिका द्रव्य जो भरा हुआ दिख रहा है ना, द्रव्य, ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। और सबसे बाहर जो झिल्ली होती है ना, वो होती है कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है जिसे। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। किसको? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को जीवन की सारी भौतिक क्रियाएं इसी से होती हैं, इसलिए जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य भी होता है और केंद्रक का भी द्रव्य होता है। आप देख पा रहे होंगे जो कोशिका के अंदर भरा है वो पूरा कोशिका द्रव्य है, और जो केंद्रक के अंदर है वो केंद्रक द्रव्य है। यह कोशिका के में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। साथ ही जो केंद्रक द्रव्य होता है यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य निम्नलिखित भागों से मिलकर बना रहता है। पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, जीव द्रव्य में कौन कौन से भाग शामिल हैं? जीव द्रव्य जो होता है इसमें जल होता है 70% और कार्बन होता है 10%। हाइड्रोजन भी 10% होता है और ऑक्सीजन जो होती है मात्र 7% होती है। और जो कुछ अन्य कुछ बचा हुआ है ना वो 3% होता है। तो जल सर्वाधिक, कार्बन और हाइड्रोजन 10-10% और ऑक्सीजन जो होती है 7%।
जीव द्रव्य में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में क्या होता है? प्रोटीन होता है सर्वाधिक। कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है कोशिका भित्ति? केवल पादप कोशिकाओं में आपको देखने को मिलेगी। कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है लगभग सभी एग्जामों में कि कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। तो जो सेल वॉल होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में मिलेगी, आपको जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलेगी। यह कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? तो आपको याद रखना है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। और यह कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो यह कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह पदार्थ प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। कोशिका का विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे छोटे धागों में के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। मानव में 23 जोड़े तथा कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। दोबारा से देखें इस पेज को। अभी तक जो हमने देखा है, तो हमने सबसे पहले जीव द्रव्य की बात की। जीव द्रव्य में आपको याद रखना है जीवन का भौतिक आधार है ये। उसके बाद आपको जीव द्रव्य के दो भाग याद रखने हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। इसके बाद कोशिका भित्ति में हमने देखा केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की बात की हमने तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जब हमने केंद्रक को देखा तो पहला तो इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा, इस केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन और डीएनए का बना होता है क्रोमोटिन। मानव में 23 जोड़े होते हैं तथा कुल 46 जोड़े होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। क्या है? प्रोटीन का उत्पादन स्थल है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकांड्रिया जो है इसकी खोज अल्टमैन ने की थी 1886 में। बेड़ा ने इसका नाम माइटोकांड्रिया दिया। तो खोज की है अल्टमैन ने, वही आपको नामकर्ता में याद रखना है बेड़ा ने इसका नामकरण किया। कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है, साथ ही इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने, नाम रखा बेड़ा ने। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज जो की है वो की है डी डुबे ने। किसने की है? डी डुबे ने इसकी खोज की है। और इसका जो प्रमुख कार्य है बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करना, इसका कार्य है लाइसोसोम का। कई बार मृत कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए ये खुद ही नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम टिक करके आना है। तारक काय की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन में सहायक होता है? उनमें से चार में से एक ऑप्शन होगा तारक काय, सेंट्रोसोम। गोल्जी कॉय की बात करें तो इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण और जंतु कोशिका में लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है गोल्जी कॉय। यह प्रोटीन और वसा अणुओं को संवहन करती है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधन कहा जाता है। अंतः प्रदब्य जालिका की बात करें तो कोशिका द्रव्य में थैलीनुमा संरचना होती है। अंतः प्रदब्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होता है ना, क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होती है थैलीनुमा संरचना। इस संरचना के कुछ भागों पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा के बीच संबंध स्थापित करती है। इसे कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होती है इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और लिपिड का संश्लेषण होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो स्मूथ वाला होता है इसमें राइबोसोम नहीं होता है, वही बल्कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह करती है प्रोटीन का संश्लेषण।
रिक्तिका की बात करें तो यह जंतु कोशिका में अधिक किंतु छोटे आकार की होती है, परंतु कोशिका में कम किंतु बड़े आकार की होती है पादप कोशिका में। जो पादप कोशिका है उसमें रिक्तिका कम होती है लेकिन बड़े आकार की होती है, और जो जंतु कोशिका होती है ना उसमें रिक्तिका अधिक होती हैं परंतु छोटे आकार की होती हैं। जो रिक्तिका का कार्य है कोशिका में जल संतुलन करना रिक्तिका का कार्य है, और रिक्तिका का आवरण टोनोप्लास्ट का बना होता है। जो रिक्तिका का आवरण होता है ना वो किसका बना होता है? टोनोप्लास्ट का। लवक की बात करें, प्लास्टिड की बात करें तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अभी हमने देखा था कोशिका भित्ति, वो भी पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में, और जो लवक है लवक भी पाया जाता है, जो लवक है लवक भी पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में। यह 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक क्या होते हैं? तो इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो हरित लवक को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। और जो अवर्णी लवक होते हैं यह रंगहीन होते हैं। यह पौधों के उन भागों की कोशिका में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे भूमिगत जड़, तनों आदि में। वर्णी लवक की बात करें तो ये रंगीन लवक होते हैं। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग में जैसे फूल, फल आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपियन के कारण होता है। किसके कारण होता है टमाटर का लाल रंग? लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। वहीं गाजर का नारंगी रंग है जो, वह कैरोटीन के कारण होता है। अब हम कोशिका के प्रकारों को देखेंगे। केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसके 2 भागों में बांटा गया है। केंद्रक की जो उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जो पहली है वो है प्राकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? यहाँ प्रो का अर्थ होता है एब्सेंट और कैरियो का अर्थ होता है केंद्रक। जिन केंद्रकों में केंद्रक अनुपस्थित या कम विकसित होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। यह कोशिका का आकार छोटा होता है और यह एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किन में पाई जाती है? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण के लिए यह कोशिका जीवाणु, वायरस, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो ये बना है यू और कैरियो से। तो यू का अर्थ होता है प्रेजेंट और कैरियो का अर्थ होता है केंद्रक। जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है या अधिक विकसित होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह कोशिका का बड़ा आकार होता है और यहाँ यही एक बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका व कवक कोशिका आदि यूकैरियोटिक कोशिका का हिस्सा है। अब हम कंकाल की बात करेंगे और एक एक चीजों को देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी पाई जाती हैं। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। तो जो मनुष्य का शरीर होता है ना उसमें 206, वहीं जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। वहीं मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल कहते हैं। कंकाल के कार्य देखें तो क्या होता है? कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। प्राणियों के प्रचलन में सुगमता प्रदान करता है। कंकाल की मज्जा गुहा बसा एकत्रित करने का कार्य करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कंकाल की मज्जा गुहा का क्या कार्य है? तो ये बसा एकत्रित करती है। जीवित अंतः कंकाल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। क्या करता है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। कंकाल में कैल्शियम एवं फास्फोरस संचित होता है। आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है। कंकाल तंत्र के प्रकार देखें तो एक तो होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या होता है? शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। और उदाहरण के लिए नाखून, बाल, सींग, खुर, कछुओं की ऊपरी त्वचा जो है वो बाह्य कंकाल का उदाहरण है। अंतः कंकाल में देखें तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। यह मांसपेशियों से ढका होता है और इसकी उत्पत्ति जो है मीसोडर्म से होती है। किससे होती है? मीसोडर्म से। कशेरुकी में अंतः कंकाल ही मुख्य शरीर का मुख्य ढांचा होता है। मनुष्य में जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। अक्षीय जो है वो 80 और उपांगीय 126 होती हैं। पहले हम अक्षीय
की बात करें तो अक्षीय हड्डियों में कौन सी आती हैं? तो देखो, एक तो आपको सिर की हड्डियां याद रखनी है। सिर में कितनी होती हैं? 29। और जो वक्ष होता है उसमें 24 प्लस 1 होती है, 25 होती हैं। और जो रीढ़ होती है उसमें 26 हड्डियां होती हैं। इस भाग में कमर के ऊपर वाला भाग शामिल होता है। अक्षीय हड्डियों में सिर के 3 उपभाग होते हैं। इसके 3 उपभाग होते हैं। एक तो सिर, है ना। जो सिर है इसमें 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें चेहरे में 14, खोपड़ी में 8, कान में 6 और गले में 1 होती है। वक्ष जो है, वक्ष इसमें कुल 25 हड्डियां होती हैं और दोनों वक्ष में 12-12 हड्डियों के बीच एक स्टर्नम हड्डी भी होती है। 12-12 हड्डियों के बीच क्या होता है? एक स्टर्नम हड्डी भी होती है। बैकबोन की बात करें तो वयस्क पुरुषों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 26 व बच्चों में ये 33 होती है। उपांगीय की बात करें तो इसमें कंधे में 4 हड्डियां होती हैं, अग्रपाद में 60, पश्चपाद में 60 और कूल्हा जो होता है ना उसमें 2 हड्डियां होती हैं। उपांगीय की बात करें, सबसे पहले कंधा, शोल्डर, इसे अंश मेखला और कॉलर बोन भी कहा जाता है। इसे शरीर की सबसे सुंदर हड्डी की संज्ञा दी गई है कि इसको कॉलर बोन को। इसकी संख्या जो है 4 होती है। अग्रपाद की बात करें तो इसमें दोनों हाथ की मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। इसके हुमरस, रेडियोअल्ना, रेडियस, कार्पलस, मेटाकार्पलस और फेलेंजस आदि हड्डियां शामिल हैं। पश्चपाद की बात करें तो इसमें दोनों पैर की मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। इसमें फीमर, पटेला, टेबुया, फेबुला, टारलस, मेटाटारलस और फेलेंज आदि हड्डियां शामिल हैं। कूल्हा की बात करें तो इसमें 2 हड्डियां होती हैं। इससे श्रेणी मेखला भी कहा जाता है। कूल्हा में कितनी हड्डियां होती हैं? 2। हड्डियों से संबंधित कुछ तथ्यों को एक ही जगह देखेंगे तो जो ओसीन होता है, ओसीन हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन को ओसीन कहते हैं। और ये ओरिटियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है। ओरिटियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों में छिद्र रोग को ओरिटियोपोरोसिस कहते हैं। और ओरिटियो अर्थराइटिस हड्डियों में दर्द। ओरिटियोपीनिया इस रोग को हड्डियों कमजोर होती हैं। और हड्डियों को निर्माण करने वाला जो ऊतक होता है वो होता है ऑस्टियोक्लारट, है ना। इतना ही याद रखना है। हमारे कान में जो है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं, है ना। और चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां। और रीढ़ की हड्डी 26 होती है रीढ़ में, और रीढ़ की हड्डी बच्चों में होती है 33 होती हैं उसमें हड्डियां। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डियां होती हैं और जो फीमर है उसमें 2 हड्डियां होती हैं। वहीं वक्ष में 24 हड्डियां होती हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे तो आप ध्यान से देखते जाएंगे, है ना। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कहाँ पर होती है? जांघ में पाई जाती है, जिसे हम फीमर हड्डी कहते हैं। वहीं जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपस कान की हड्डी है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मेडिवल जबड़ा है। कौन सी है? मेडिवल जबड़ा है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो मेडिवल जबड़ा है। वहीं शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी जो है वो है फीमर, जांघ की फीमर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। वो दूसरी सबसे बड़ी मजबूत मौजूद हड्डी है। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी कैल्विकल, जो कि शोल्डर में पाई जाती है, कहा जाता है। वहीं अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। अस्थि व मांसपेशी के जोड़ को टेंडन, है ना, टेंडन कहते हैं। और वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। कितने परसेंट है? 65% है ऑक्सीजन। जिसके बाद फिर कार्बन है 18% और हाइड्रोजन है 9.5%। नाइट्रोजन जो है मात्र 3.2% है मानव शरीर में नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक क्या मिलेगा? तो 65% ऑक्सीजन। हड्डी व दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, हड्डी और दांत के निर्माण में। अब हम रक्त संघटन और परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक इंदौर में खोला गया है। रक्त संगठन और परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त संगठन जो है वो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं इसमें शामिल होती हैं। प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% होता है, प्रोटीन जो होता है वो 7% और अन्न जो होता है वो 3%। वहीं रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, साथ ही प्लेटलेट्स शामिल होती हैं। समाचार पन्नों से मध्य प्रदेश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो इंदौर में खोला गया है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का और रक्त का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त में भोज्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के कारण ही होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजन
थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। यदि प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक को निकाल दिया जाए तो यह भाग सीरम कहलाता है। तो प्लाज्मा में जो रक्त का थक्का जमाने वाला कारक होता है फ्राइबिनोजन प्लस थ्रोम्बिन, इसको हटा दिया जाए तो फिर ये सीरम बस बचेगा। रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? तो यह रक्त का 40 से 45% भाग होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स शामिल हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जो अन्य नाम है इरिथ्रोसाइटिस कहा जाता है इनको। वहीं इनका जो काम होता है, ये अस्थिमज्जा भ्रूण अवस्था में यकृत या पलिया इनका, और संख्या में ये 5 से 6 मिलियन होती है। इनके जीवन काल से प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। इनका जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। इनकी जो मृत्यु है वो प्लीहा में होती है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कार्य की बात करें तो ये O2 और CO2 का परिवहन करते हैं। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरसीबी की कमी से एनीमिया रोग होता है। साथ ही प्लीहा को आरसीबी का ब्लड बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट कहा जाता है इन्हें। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जीवन काल जो है इनका 5 से 7 दिन का होता है। कार्य क्या है इनका? शरीर की बीमारियों से रक्षा करना श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है और शरीर में WC की मात्रा बढ़ने से ल्यूकेमिया अथवा ब्लड कैंसर होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा कम होने से ल्यूकोपेनिया नामक रोग होता है। वहीं ये 5 प्रकार की होती हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की होती हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की होती हैं। इओसिनोफिल्स कवक और पैरासाइट पर नियंत्रण के लिए, न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक संख्या वाली, और बेसोफिल्स जो होती हैं वो सबसे कम संख्या वाली होती हैं। सबसे बड़े आकार की कौन सी होती है? मोनोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे आकार की होती हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। कार्य क्या है प्लेटलेट्स का? तो रक्त का थक्का जमाने में ये भी सहायक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के, और रक्त का थक्का जमने का जो औसत समय होता है वो 2 से 3 मिनट होता है। ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग किया जाता है जिससे रक्त जमता नहीं है। ब्लड बैंक जो होता है ना, उसमें क्या होता है, सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग होता है, इसलिए उसमें ब्लड जो है वो जमता नहीं है। हेपेरिन की बात करें, हेपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, किंतु चोट लगने पर हेपेरिन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है। हीमोफीलिया, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये शाही बीमारी है हीमोफीलिया। ब्लड ग्रुप क्या होता है? वर्ष 1990 में लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की तथा वर्ष 1930 में से इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार में बांटा गया है, ए, बी, AB और O। रक्त समूह को देखेंगे, एंटीजन देखेंगे, एंटीबॉडी देखेंगे, किसे रक्त दे सकते हैं और किसे रक्त ले सकते हैं। तो जो रक्त समूह ए है, इसका एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ये किसे रक्त दे सकते हैं? जो रक्त समूह के ए रक्त समूह के व्यक्ति हैं वो अपना रक्त जो है रक्त समूह ए और रक्त समूह AB को दे सकते हैं। साथ ही ये ले सकते हैं सिर्फ ए से और रक्त समूह O से ले सकते हैं। जो बी समूह वाले हैं वो बी और AB को तो दे सकते हैं लेकिन ले सिर्फ बी और O से सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं समझाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में पढ़ सकते हैं। नोट की बात करें तो सामान्य ब्लड ग्रुप O जो है वो सर्वदाता होता है, जबकि ब्लड ग्रुप AB जो है वो सर्वग्राही माने जाते हैं। परंतु RH फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता तथा ब्लड ग्रुप AB प्लस को सर्वग्राही माना जाता है। यहाँ पर संभावना दी हुई है कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप होगा जो, तो उसके आधार पे संतानों के ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है। RH फैक्टर क्या होता है? रीसस बंदर पर वर्ष 1940 में लैंडस्टीनर व बीनस ने शोध किया और जिसके बाद पाया कि कुछ बंदर ब्लड ग्रुप में RH उपस्थित था तो कुछ में नहीं था। इसी आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव RH उपस्थित होता है उनको पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें RH नहीं होता है उनको नेगेटिव में विभाजित कर दिया गया। रक्त परिसंचरण की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी और मानव हृदय के निम्न भाग होते हैं इसमें। आलिंद की बात करते हैं। सबसे पहला है क्या? आलिंद।
यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो बायां आलिंद होता है और एक होता है दायां आलिंद। दाएं आलिंद में जो है वो अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। कैसा रक्त? CO2 युक्त रक्त प्रवाह होता है वो किसमें? दाएं आलिंद में। और जो दाएं आलिंद में सुपेरियर वेना कावा खुलती है जो शरीर को अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में ले आती है। शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है ना वो दाएं आलिंद में लाता है कौन? सुपीरियर वेना कावा से आता है। वहीं बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त होता है, O2 युक्त रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। निलय की बात करें तो हृदय का जो निचला भाग होता है यह भी दो होते हैं, एक तो बायां निलय होता है और एक होता है दायां निलय। दाएं निलय में अशुद्ध रक्त आता है, तो दाएं निलय में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और बाएं निलय में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, और जो बायां निलय है, निलय से धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती हैं। कौन सी? बाईं निलय। सिरा क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। इसका रंग नीला होता है। यह त्वचा के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। कौन? सिरा। कार्य क्या है? शरीर से हृदय तक रक्त को ले जाना। जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर का, उसको ये क्या करती हैं? पूरे शरीर से इकट्ठा करके कहाँ ले जाती हैं? हृदय में ले जाती हैं। वहीं जो धमनी होती हैं, इनमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है और ये हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर में ले जाती हैं हृदय से। कौन? धमनी। पल्मोनरी धमनी क्या है? इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है पल्मोनरी धमनी। वही पल्मोनरी सिरा जो है वो क्या करती है? इसमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, ये फेफड़ों से हृदय में रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त को। हृदय में कक्षों की संख्या देखें तो मछली में हृदय के कक्ष दो होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं और मगरमच्छ में 4 होते हैं। मगरमच्छ का बाद है सरीसृप का। उभयचर में 3 होते हैं, पक्षियों में जो हृदय कक्ष हैं वो 4 होते हैं, स्तनधारियों में 4 होते हैं और कॉकरोच में 13 होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार देखें तो एक तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, एक खुला होता है, एकल और दोहरा होता है। सबसे पहले हम बंद की बात करते हैं। इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में होता है। इसमें रक्त प्रवाह का दाब और गति अधिक होती है। उदाहरण स्तनधारी, केंचुआ और पक्षी वर्ग इसका उदाहरण है। ये बंद रक्त परिसंचरण के उदाहरण है। इसमें क्या होता है? रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में होता है। खुला रक्त परिसंचरण की बात करें तो इसमें रक्त का जो प्रवाह है रक्त वाहिनियों में ना होकर मुक्त शरीर में होता है, और इसका उदाहरण जो है आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा यानी कि कॉकरोच और मोलस्का ऑक्टोपस में इसका ये उदाहरण है। एकल रक्त परिसंचरण की बात करें तो इसमें रक्त का जो प्रवाह है हृदय में एक बार होता है। इसका कारण पल्मोनरी अनुपस्थित है और हृदय कक्षों की संख्या केवल 2 है, इसलिए एकल रक्त परिसंचरण में हृदय में एक ही बार रक्त का प्रवाह होता है। उदाहरण के लिए मछली वर्ग, शरीर, हृदय, गिल्स और शरीर, है ना। दोहरा रक्त परिसंचरण देखें तो इसमें रक्त का प्रवाह जो है हृदय में 2 बार होता है। कितने बार? 2 बार। पल्मोनरी उपस्थित होती है और हृदय में कक्षों की संख्या 3 से 4 होती है। उदाहरण के लिए स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी और उभयचर इसका उदाहरण है। पहले शरीर से हृदय में जाएगा रक्त, इसमें क्या होता है? फिर रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से हृदय में आता है और फिर हृदय से शरीर में जाता है। हृदय स्पंदन क्या कहलाता है? तो हृदय की गति का तीव्र होना टेकीकॉर्डिया कहलाता है, जिसके कारण प्रमुख कारण है क्रोध व तनाव। हृदय का तीव्र गति में होना क्या कहलाता है? टोकीकॉर्डिया कहलाता है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्रोध या तनाव। हृदय गति का मंद होना ब्रेडीकॉर्डिया कहलाता है, जिसका प्रमुख कारण है धूम्रपान और एनीमिया, इससे हृदय की मंद गति होती है। हृदय वयस्कों में 1 मिनट में 72 बार तथा नवजात शिशुओं में 120 बार धड़कता है। दौड़ते समय हृदय की गति जो है वो 110 और सोते समय 50 से 55 प्रति मिनट होती है। एग्जाम प्रीमियर लीग देखें तो ऐसे जो है सीनो ऑरिकुलर नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, तो ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है इसको हृदय का पेस सेंटर कहा जाता है। वहीं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जब हृदय धड़कता है तो धमनियों पर दबाव पड़ता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो है वो 120 से 180 होता है। इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जब रक्तदाब 120 और 80 के ऊपर होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब रक्तदाब 120 से 180 के कम होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। तो जब रक्तदाब बढ़ता है तो हाइपरटेंशन होती है, और जब रक्तदाब घटता है तो हाइपोटेंशन होती है। रक्तदाब को रेफेग मोमेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफेग मोमेनोमीटर कहते हैं। और हृदय धड़कन से उत्पन्न ध्वनि को लब डब कहते हैं। हृदय के बॉल में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मरमम कहते हैं। क्या कहते हैं? मरमर कहते हैं। अब हम केंद्रीय तंत्र की बात करेंगे तो केंद्रीय तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। इसमें मस्तिष्क जो होता है
इसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ही अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। आपसे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो ये तीनों तो उसमें शामिल होंगे, लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन और होगा जो इसका आंसर होगा। तो अग्र मस्तिष्क का हिस्से के रूप में आपको याद रखना है सेरिब्रम, से थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वहीं जो मध्य मस्तिष्क होता है इसका हिस्सा होता है सेरिब्रल और कॉर्पोरा। क्या होता है? सेरिब्रल और कॉर्पोरा मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। वहीं पश्च मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है उसमें आता है सेरिबेलम। क्या? सेरिब्रल नहीं, सेरिबेलम। सेरिबेलम शामिल होता है उसमें। पोन्स और मेडुला ओब्लागांटा इसका हिस्सा होता है। यहाँ पर ब्रेन के डायग्राम को आप देख सकते हो, है ना। मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क में क्रेनियम हड्डियों के नीचे दबा रहता है। मस्तिष्क का जो वजन है वो 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के 3 परतें पाई जाती हैं जिनका ऊपर से नीचे की ओर क्रम है ड्यूरामेटर, आर्कनोइड और पियामेटर। तो ये मस्तिष्क में परतें होती हैं जो उनका क्रम है, सबसे ऊपर होती है ड्यूरामेटर, उससे फिर आर्कनोइड और उसके नीचे पियामेटर होती है। अग्र मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग होता है। इसके 3 निम्न भाग होते हैं। सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क में शामिल है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करें है मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग है। यह चिंतन, ज्ञान, गणितीय संगणना, तार्किकता, बुद्धि, स्मरण, इच्छा शक्ति आदि का केंद्र है। थैलेमस जो है यह ठंडा गर्म, शारीरिक चोट और स्पर्श आदि का केंद्र होता है। इससे पहचान होती है इन चीजों की। वहीं हाइपोथैलेमस जो है यह भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ताप नियंत्रण, निंद्रा चक्र और नियंत्रण का केंद्र होता है। सारी टेंशन की जड़ यही है हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों से छोटा होता है। मध्य मस्तिष्क, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, वहीं दूसरा होता है सेरिब्रल पेडिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है यह देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। वहीं सेरिब्रल पेडिकल जो होता है इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहा जाता है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लागांटा और पोस, है ना। सेरिबेलम जो है यह मानव शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। यह रनिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, डांसिंग आदि के समय शरीर का संतुलन बनाता है। एल्कोहल के सेवन के बाद सेरिबेलम निष्क्रिय हो जाता है। मेडुला ऑब्लागांटा की बात करें तो यह शरीर रक्तदाब, श्वसन, हृदय धड़कन, छींक, उल्टी, हिचकी आदि को नियंत्रित करता है। पोन्स जो है वो मानव मस्तिष्क के लिए निर्णय लेने में मदद करता है, साथ ही यह मेडुला ऑब्लागांटा के श्वसन प्रक्रिया में मदद करता है। मेरुरज्जु की बात करें तो यह प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐसी क्रिया जिनका मस्तिष्क को पता नहीं होता है और मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती है उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पलकों का झपकना, मुंह में पानी आना आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मार्शल हॉल वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसे किसका काम है? मेरुरज्जु का काम है। अब हम न्यूरॉन की बात करेंगे, तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे तो यह मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है न्यूरॉन। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। साइटोन की बात करें तो न्यूरॉन के निम्न भाग होते हैं। साइटोन यह अंडाकार और केंद्रीय भाग होता है, इसे न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी कहा जाता है। साइटोन जो होता है इसे न्यूरॉन का क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। वहीं डेंड्राइड जो है यह धागेनुमा संरचना होती है जिसकी संख्या 1 या अधिक होती है। इनका आधार मोटा व सिराएं पतली होती हैं। शरीर को प्राप्त संकेतों को साइटोन को भेजता है। एक्सॉन की बात करें तो यह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है। एक्सॉन साइटोन से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके अन्य ऊतकों या पेशियों तक पहुंचाता है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रोटीन की परत पाई जाती है जो सूचनाओं को जल्दी प्रेरित करने में मदद करती है। न्यूरॉन के प्रकार देखें। तो संवेदी न्यूरॉन जो होता है, सेंसरी न्यूरॉन, यह शरीर के अंगों संवेदन संकेत को मस्तिष्क तक ले जाता है। वहीं जो इंटर न्यूरॉन होता है ना,
मध्य न्यूरॉन, यह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है, अर्थात निर्णय संकेतक का केंद्र होता है। वहीं मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो यह मस्तिष्क के संकेतों को शरीर के अंगों तक ले जाता है। मस्तिष्क से संबंधित रोग की बात करें तो पार्किंसन, मस्तिष्क से संबंधित रोग देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पार्किंसन, इसे में संपूर्ण शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। अल्जाइमर, इसमें दिमागी बुखार, स्मृति विकार उत्पन्न हो जाता है अल्जाइमर के द्वारा। और इन्फ्लाइटिस, चमकी बुखार की बात करें तो अधिक तापमान के कारण यह बुखार होता है। चमकी बुखार अधिक तापमान के कारण होता है। कोमा की बात करें तो इसमें मस्तिष्क के उद्दीपन का समाप्त अभाव हो जाता है। और मेनिंजाइटिस की बात करें तो इसमें मस्तिष्क में सूजन आती है, परिणामतः मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है। अन्य तथ्य की बात करें तो दो तंत्रिका मिलने का स्थान सिनेप्स कहलाता है। जहां दो तंत्रिकाएं मिलती हैं उसे हम सिनेप्स कहते हैं। ईईजी, इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफी की बात करें तो मस्तिष्क के क्रियाकलापों की जांच की तकनीक है ये ईईजी। और ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो यह हृदय की गति को दर्ज करता है। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज मार्शल हॉल ने की थी। ईएमजी की बात करें, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की बात करें तो इसका मतलब है नसों तथा मांसपेशियों का विद्युत परीक्षण करना, ईएमजी कहलाता है। मानव नेत्र संरचना की बात करें, नेत्र की संरचना मानव नेत्र की कार्यप्रणाली ऑफ ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। मानव नेत्र गोलक का व्यास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर और नेत्र का भार जो है वो 0.7 ग्राम होता है। मानव नेत्र का मेगापिक्सल जो है 576 होता है। तो अभी तक तो मेरे जो मोबाइल का कैमरा है वो 128 मेगापिक्सल है और हमारी आँख का जो कैमरा है वो 576 मेगापिक्सल होता है। तो आँख का ही सही है भाई। नेत्र की संरचना की बात करें तो इसमें श्वेत पटल होता है, स्क्लेरा होता है। मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। नेत्र के चारों ओर अपारदर्शी एक सफेद कवच बना होता है। इसका मुख्य कार्य आंखों के भीतरी भागों की सुरक्षा और प्रकाश अपवर्तन में मदद करना है। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हो, है ना। कार्निया की बात करें, आंख दान देते समय यही भाग डोनेट किया जाता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग में अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। आइरिस क्या होता है? यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। और आइरिस का रंग सामान्यतः काला होता है और कुछ लोगों में यह नीला और भूरा भी हो सकता है। आइरिस का रंग कैसा होता है? सामान्यतः तो काला होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह नीला और भूरा भी देखने को मिलता है। नीली नीली आंखें, है ना। पुतली, आइरिस के बीच वाले केंद्र काले छिद्र को पुतली कहते हैं, जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली का आकार कम प्रकाश में बड़ा और अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस की बात करें तो आइरिस के पीछे लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। तो आइरिस के पीछे लचीले पदार्थ का जो लेंस होता है उसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह द्वि उत्तल लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। आयु बढ़ने के साथ इसका रंग भूरा हो जाता है, जिससे हम मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस की कोशिका का खराब होना काला मोतियाबिंद कहलाता है। अगर लेंस की कोशिका खराब हो जाती है तो उसे हम काला मोतियाबिंद कहते हैं। जलीय द्रव्य की बात करें तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव्य भरा होता है, जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। यह इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है ताकि आंख लगभग गोल बनी रहे। साथ ही यह कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण भी देता रहता है। कचाव की बात करें, कचाव द्रव्य तो नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव्य भरा होता है, जिसे कचाव द्रव्य कहते हैं। रक्त पटल की बात करें तो नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। दृष्टि पटल क्या होता है? रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना द्वारा बनाए गए चित्र वास्तविक और उल्टे होते हैं, यह फैक्ट आपको याद रखना है। सिलियरी मांसपेशी की बात करें तो ये लेंस के ऊपर या नीचे स्थित होती हैं। यह चित्र का समायोजन करती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो निकट वस्तु दिखाई देती है, जब यह स्थिर होती हैं तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट देखते हैं नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है और यह प्रश्न में पूछा जा सकता है। नेत्र की वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः नेत्र की यह दूरी अनंत होती है। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। यह तथ्य भी आपसे पूछा जा सकता है। रोड सेल की बात करें तो रोड कोशिका रात में देखने में मदद करती है। तो रात में देखने वाली कोशिका कौन सी है? तो वो है रॉड कोशिका।
यह केवल काले और सफ़ेद रंग को डिटेक्ट करती है। मानव नेत्र में इनकी संख्या 120 मिलियन होती है। उल्लू में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। अब हम बात करेंगे कौन सेल की, यानी कि शंकु सेल कोशिकाओं की। शंकु कोशिकाएं दिन में देखने में मदद करती हैं। तो दिन में देखने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? शंकु कोशिकाएं। वहीं ये लाल, हरा और नीले रंग को डिटेक्ट करती हैं। मानव नेत्र में इनकी संख्या 6 मिलियन होती है। अंध बिंदु क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ प्रकाश का अभाव होता है, सबसे कम होता है। पीत बिंदु, येलो स्पॉट, यहाँ प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक होता है। वहीं ऑप्टिक नर्व की बात करें तो यह आंख के मस्तिष्क को संकेत भेजती है। अब हम दृष्टि रोग से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। तो दृष्टि से संबंधित जो रोग हैं उसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कारण क्या होता है? लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना। उपचार क्या है इसके लिए? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? तो अगर आप निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या होगा? तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा इसमें। और इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो धुंधली दिखाई देती है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और जो दूरदृष्टि दोष है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। वहीं प्रभाव क्या है इसका? तो व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और इसका जो कारण है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनना इसका कारण है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तुएं इसमें धुंधली दिखाई देती हैं। सिलियरी मांसपेशी के कम होने पर या उम्र बढ़ने के कारण जरा दृष्टि दोष होता है। उपचार के लिए इसके लिए दिफोक्सी यानी कि बाईफोकस फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैमनस्य दोष की बात करें तो व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या है? रेटिना पर प्रकाश का फैलना इसका कारण है, और कॉर्निया का सिकुड़ना भी इसका कारण है। उपचार कैसे होगा? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। मोतियाबिंद की बात करें तो प्रभाव व्यक्ति की आयु के बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की जो पारदर्शिता है वो खत्म होने लगती है एवं वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका कारण है लेंस की परतों का सफेद या भूरा होना। उपचार के लिए मोतियाबिंद युक्त लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहा जाता है। अब हम श्वसन तंत्र को देखेंगे। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को देखते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रत्येक जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जीव को कार्बनिक भोज्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है। भोज्य पदार्थों के विघटन की यही प्रक्रिया, यही श्वसन कहलाती है। प्रत्येक जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन जीव को कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या विघटन करने में ऊर्जा प्रदान करती है। भोज्य पदार्थों के विघटन की यही प्रक्रिया जो है वो श्वसन है। श्वसन की यह क्रिया फुसफुसों यानी कि लंग्स से ही संपन्न होती है, अतः इसे फुसफुस श्वसन भी कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं ना। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीजन रुधिर से मिलती है तथा CO2 शरीर से निष्कासित होती है, अतः इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं। श्वसन तंत्र में वायु का जो प्रवाह है, नाक से ग्रास नली और गला, और फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, और फिर वायुकोष्ठ में जाता है। मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग हैं। घ्राण तंत्र, घाटी तंत्र, टेंटुआ, फेफड़ा। फेफड़ा क्या होते हैं? फेफड़ा का मुख्य कार्य रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाकर शुद्ध रक्त को शुद्ध करना। इन्हें वॉशरमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। वॉशरमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। दाएं फेफड़े का आकार बड़ा और अधिक वजनी लगभग 350 ग्राम होता है, जबकि बाएं फेफड़े का आकार छोटा और कम वजनी होता है, ये 250 ग्राम का होता है। ग्रसनी की बात करें तो यह ग्रास नली एवं वायु नाल के मध्य क्रोसिन पाथ का कार्य करती है। लेयरिंग्स की बात करें तो इन्हें स्वर रज्जु कहा जाता है, यहीं से स्वर की उत्पत्ति होती है। श्वास नली की बात करें तो इसे विंड पाइन भी कहा जाता है। छींक का प्रारंभ यहीं से होता है, और ट्रेकिया और में श्लेष पदार्थ उपस्थित होता है, जो धूल कण व बैक्टीरिया को फेफड़ों में जाने से रोकता है। श्वसनी की बात करें तो फेफड़ों में उपस्थित लोब्स के समूह को ब्रांकाई कहा जाता है। फेफड़ों में कुल 5 लोब्स उपस्थित होते हैं। वायुकोष्ठ या फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है। इसमें ही गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये 200 से 300 मिलियन तक कूपिकाओं की संख्या होती है इनमें। डायफ्राम यह फेफड़े का निचला भाग होता है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में सहायता प्रदान करता है। क्या? डायफ्राम। थोरैक्स की बात करें, यह फेफड़ों का ऊपरी भाग होता है, जो कि फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? थोरैक्स। प्रमुख जीवों के श्वसन अंग की बात करें तो मछली में जो श्वसन अंग होते हैं वो गलफड़े, मेंढक में
त्वचा अथवा फेफड़े, और केंचुआ या लीच जोंक में त्वचा ही श्वसन अंग होती है। कॉकरोच, कीट और आर्थ्रोपोडा में जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया, बिच्छू में बुकलग, और स्तनी पक्षी, व्हेल, मछली और डॉल्फिन में फेफड़ा मुख्य श्वसनीय अंग होते हैं। अब हम श्वसन वर्णक की बात करेंगे, जीव और वर्णक का रंग देखेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन है वह श्वसन वर्णक के रूप में मानव में होता है और ये लाल रंग का होता है। वहीं हीमोसाइनिन ऑक्टोपस में होता है और ये नीले रंग का होता है। और हीमोफिलक में कॉकरोच होता है और ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ब्रीथिंग की बात करें, ब्रीथिंग यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। इनकी दर जो है वो 12 से 15 प्रति मिनट होती है। इसमें प्रतिदिन 400 से 500 ml जल निकलता है। ब्रीथिंग तो इसमें इनहेल और एक्सहेल की बात हमें करनी नहीं है। इसको इस फैक्ट को इस डाटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। श्वसन की बात करें, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसे सामान्यतः कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। सबसे पहले हम श्वसन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ये अंतर दिया हुआ है, इसको भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अनाक्सी और ऑक्सी श्वसन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। जो ऑक्सी श्वसन है वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वहीं जो अनाक्सी श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम बहुत करीब है, हर चीज याद रख भी नहीं सकते हो। एग्जाम प्रीमियर लीग की बात करें तो एटीपी जो है एंडोनोसिस ट्रिप्सोफेट, इसे करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अधिक जिम या हार्ड वर्क करने में शरीर के मसल्स में दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यह अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है। अल्कोहल व दही के निर्माण में अनॉक्सी श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब चक्र का संबंध कोशिकीय श्वसन से है। फेफड़ों में लोब्स की कुल संख्या 5 होती है। श्वसन दर का मापक स्पाइरोमीटर होता है। क्या होता है श्वसन दर का मापक? स्पाइरोमीटर होता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो श्वसन दर बढ़ती है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाए तो श्वसन दर बढ़ती है। और तोते में लैरिंक्स की जगह सिरेंक्स होता है, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा बोलता है। अब हम पहुंच चुके हैं पाचन तंत्र पर और पाचन तंत्र की बात करेंगे। पाचन प्रक्रिया के चरण को देखेंगे। पाचन तंत्र, पाचन से संबंधित एंजाइम और विभिन्न पदार्थों का पाचन देखेंगे। सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। पाचन प्रक्रिया के चरण हैं तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है। मुंह से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर डाइजेशन शुरू होता है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो सीधे अवशोषित नहीं होते हैं, इसलिए गैर अवशोषित भोजन का अवशोषित किए जाने योग्य भोजन के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। अवशोषण क्या होता है? पचे हुए भोजन में के रक्त में मिलने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। स्वांगीकरण, शरीर में अवशोषित भोजन का प्रयोग स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग क्या है? अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणुओं द्वारा इसे मल में बदल दिया जाता है, जो कि गुदा द्वार शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रमुख पाचन अंग की बात करें तो मुख गुहा, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं: दांत, जीभ व लार। दांत के बारे में देखें तो मनुष्य सहित अधिकांशतः स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। पहले दूध के दांत, तो जो अस्थायी होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। और दूसरे दांत स्थायी होते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। दांत के प्रकार की बात करें तो क्रंदक, दांत के प्रकार में क्रंदक, रदनक, अग्र चरणक और चौणक शामिल हैं। मनुष्य के दांत 4 भागों में बटे होते हैं। क्रंदक वह कहलाते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं, ये 8 होते हैं। वहीं जो रदनक होते हैं वो भोजन को चीरने का काम करते हैं, और ये 4 होते हैं। अग्र चरणक जो होते हैं ना, वो भोजन को पीसने का काम करते हैं, और ये 8 होते हैं। साथ ही जो चौवर्णक होते हैं, भोजन पीसने व धकेलने हेतु ये दांत पाए जाते हैं, टोटल 12। हाथी का बाहर निकलने वाला दांत इसीजर प्रकार का होता है। वहीं शेर का मांस खाने वाला दांत कैनाइन होता है। दांत में इनेमल पदार्थ की परत चढ़ी होती है। यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इनेमल। जीभ की बात करेंगे तो जीभ में लगभग 2 से 9,000 तक स्वाद कलियां होती हैं, और बच्चों में स्वाद कलिकाओं की संख्या
अधिक एवं बूढ़ों में कम होती है, अर्थात स्वाद कलियों में उम्र के साथ कमी होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्वाद कलियों की संख्या अधिक होती है। बेबर ग्रीथ जीभ में पाई जाती है जो लार को संग्रहण करती है। कौन सी? बेबर ग्रंथि जो है वो जीभ में पाई जाती है जो लार का ग्रंथ संग्रहण करती है। जीभ में 4 प्रकार के स्वाद आते हैं। एक तो मीठा, जो कि अग्रभाग पर, नमकीन, सॉल्टी, खट्टा और कड़वा। कड़वा जो होता है वो सबसे पश्च भाग में आता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपने शोध में एक नए स्वाद उमामी को बताया है जिसका टमाटर जैसा स्वाद होता है। लार को देख लेते हैं, सैलिवा को। तो वयस्कों में लार का जो पीएच औसत मान है वो 6.8 होता है। प्रतिदिन वयस्कों में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। लार का संगठन 98% इसमें जल होता है, अन्य तत्व 2% और विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंजाइम्स इत्यादि होते हैं। लार में टॉयलिन, लाइसोजाइम, अल्फा लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या जो है वो 600 होती है एवं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 600 होती है एवं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पैरोडिट ग्रंथि, यह ग्रंथि सबसे बड़ी होती है जो कान के नीचे पाई जाती है ना। और सबलिंगुअल ग्रंथि यह दांतों के नीचे पाई जाती है। और जो सब मेडिवल ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो जबड़े के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि के फूलने से मम्प्स, गलसुआ रोग होता है। अमाशय की बात करें, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। अमाशय की क्षमता लगभग 1 से 5 लीटर होती है। अमाशय की प्रमुख कोशिकाएं पैराटाइटल कोशिका, श्लेषम कोशिका और प्रधान कोशिका होती हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसका शोषण अमाशय की पेराइटल कोशिका से होता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य भोजन में अम्लीय बनाना और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना है। बच्चों के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपस्थित होता है। मयूकस लेयर अमाशय की HCl के आघात से रक्षा करती है। और अमाशय की प्रधान कोशिका से जठर रस निकलता है। जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव्य होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उपस्थित होता है। आंत की बात करें तो छोटी आंत और बड़ी आंत, ड्यूडेनम अग्र आंत होती है, जेजुनम मध्य आंत, एलियम पश्च आंत होती है। बड़ी आंत में सीकम, कोलम और रेक्टम शामिल है। छोटी आंत की बात करें सबसे पहले तो जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो 6.5 मीटर व चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में इरेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में यकृत से पित्त रस आकर मिलता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। जेजुनम में पाचन की क्रिया समाप्त होती है और भोजन का अवशोषण शुरू होता है। इलियम में भोजन का पचे हुए अन्य भाग का अवशोषण इलियम से होता है। ये साइंस है, फैक्टों को याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अब इतना तो समय है नहीं, है ना। क्या करना है, बस रिवीजन पे फोकस करो। जितना जो कुछ रह जा रहा है याद, बहुत अच्छी बात है। पेशेंस बनाए रखना है ना, क्योंकि बाकी और यूनिट को आपने बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया है। इस वीडियो के रिवीजन के लिए भी अभी आपको समय है ना, और इसकी जो बाकी कंटेंट है वो आपको मिल ही जाएगा। तो बड़ी आंत के लिए ये PDF तो आपको समझ में आ नहीं रही होगी, तो मैं बोल रहा हूँ, आप बस सुनते जाएं। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर व चौड़ाई 4 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो विटामिन K का निर्माण होता है ना। पाचन से संबंधित एंजाइम देखें तो ग्रंथि रस देखेंगे। जो लार है, लार, ये एंजाइम निकलता है कौन सा? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, और भोजन को क्षारीय बनाता है टाइलिन जो। और लाइसोजाइम होता है, ये आंसू और पसीना के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोजाइम। जठर रस की बात करें तो इसका जो एंजाइम हुआ है पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोस में बदलता है पेप्सिन। और रेनिन जो होता है कैसिन, जो कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, को तोड़कर पैरा कैसिनेट में बदल देता है। अमाशय से निकलता है ट्रिप्सिन, है ना। अमाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। ये पेप्सिन के द्वारा बनाए गए पेप्टोस को पॉलीपेप्टिड में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन। और एमाइलेज जो अमाशय से निकलता है ना, अग्नाशय से निकलता है ना, ये टाइलिन के द्वारा बनाए गए माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है एमाइलेज, है ना। ये किससे निकलते हैं? अग्नाशय रस से निकलते हैं ट्रिप्सिन और एमाइलेज। और लाइपेज की बात करें तो वसा को बसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब हम अंतःस्रावी
तंत्र की बात करेंगे तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां देखेंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथियां देखेंगे और मिश्रित ग्रंथियां देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो विभिन्न पदार्थों का पाचन देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका सबसे पहले पाचन मुख गुहा में होता है। मुख गुहा टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है और छोटी आंत जो है वो एमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। क्या होता है, इस पीडीएफ को तो आप देख नहीं पा रहे होंगे तो मैं समझा रहा हूँ आपसे, बस आप समझते जाएं। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन शुरू होता है मुख गुहा में, और जो टाइलिन है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन जो है वो माल्टोज में बदलेगा सबसे पहले, है ना, और ये जो माल्टोज में बदला गया है छोटी आंत में जाके एमाइलेज जो है वो इसको माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगी। और जो बसा है इसका पाचन छोटी आंत में होता है, तो बसा का पाचन जो है केवल छोटी आंत में ही होता है। प्रोटीन जो है इसका पाचन सबसे धीमा होता है। पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पेप्टोज में बदलते हैं, और फिर ट्रिप्सिन जो है पेप्टोज को पेप्टाइज यानी कि अमीनो अम्ल में बदल देता है। नोट की बात करें तो भोजन को मुख गुहा में बोलस, अमाशय में काइम व छोटी आंत में काइल कहा जाता है। आहार नली नाल की लंबाई जो है वो 9 मीटर होती है, जिसमें मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय व आंत की लंबाई शामिल है। अंतःस्रावी तंत्र की बात करें, देखो अंतःस्रावी तंत्र में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि हार्मोन्स व एंजाइम का स्रावण अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। सिर्फ यही फैक्ट याद रखना है और किसी की जरूरत नहीं है। हार्मोन व एंजाइम का स्रावण जो है वो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। और जो थॉमस एडिसन के को अंतःस्रावी का विज्ञान का क्या कहा जाता है, थॉमस एडिसन को जनक कहा जाता है। ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा हार्मोन का स्रावण होता है। ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिसमें हार्मोन्स का परिवहन सीधे रक्त से होता है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां जिनके द्वारा एंजाइम का स्रावण होता है, ये नलिकाएं युक्त होती हैं, जैसे स्वेद ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि, तेल ग्रंथि भी इसमें शामिल है। मिश्रित ग्रंथि में हार्मोन हार्मोन व एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। तो आपको याद क्या रखना है, अंतःस्रावण ग्रंथि जो है इसमें हार्मोन्स का स्रावण होता है, बाह्य श्रावणी श्रावी ग्रंथि जो है इसमें एंजाइम का स्रावण होता है, और जो मिश्रित ग्रंथि है इसमें दोनों का स्रावण होता है, जैसे अग्नाशय ग्रंथि। प्रमुख ग्रंथियां व उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को देखें तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और यह मटर के दाने के समान होती है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को हार्मोन्स निकालने में क्या करती है? मदद करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक 13 हार्मोन्स इसी ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स में एसटीएच, सोमेट्रोटोपिन हार्मोन से वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना व अधिकता से भीमकाय हो जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, किंतु अधिकतर परीक्षाओं में पीयूष ग्रंथि विकल्प के रूप में रहती है, अतः अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। जबकि पीयूष ग्रंथि है शरीर की सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है ना, दूसरी, हाँ। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। अगर पीनियल ग्रंथि हो तो पीनियल टिक करनी है, और अगर पीयूष ग्रंथि होती है तो पीयूष ग्रंथि टिक करेंगे। MSH की बात करें तो यह हार्मोन्स त्वचा की सुरक्षा करता है, और इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, यह हार्मोन्स गाय भैंस में दूध उत्पादन बढ़ाने के में सहायक होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन्स मनुष्य के अंदर दुख, दर्द, प्रेम, सोशल बॉन्डिंग करने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन की बात करें तो यह वृद्धि हार्मोन्स है जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि और दूध के स्रावण को प्रेरित करता है। एडीएच की बात करें, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स से बेसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसकी कमी से यूरिन में सांद्रता आ जाती है, जिससे किडनी फेल होने का डर रहता है। पीनियल ग्रंथि की बात करें तो यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग से होती है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। यह जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स में मेलाटोनिन हार्मोन्स निंद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। अंधेरे में इसका स्रावण अधिक व दिन में कम होता है। बच्चों में इस हार्मोन्स का स्रावण अधिक और बूढ़ों में कम होता है। जन्म से अंधा होने पर मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण जल्दी युवावस्था आ जाती है।
थायराइड ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा क्या निकालती है? हार्मोन्स, है ना। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं वो क्या निकालती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको। इसका आकार एच के जैसा होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका द्वारा थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन की कमी से घेंगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर निकलता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि की बात करें, यह ग्रंथि गले में थायरॉयड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इसकी संख्या 4 होती है। इस ग्रंथि में पैराथार्मोन्स हार्मोन स्रावित होता है। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कमी होती है तब पैराथायरॉयड हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसकी कमी से टिटेनी रोग व अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी में छिद्र हो जाते हैं। थाईमरा ग्रंथि की बात करें तो थाईमरा ग्रंथि छाती में स्टर्नम हड्डी के पीछे स्थित होती है। और थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारे श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में बसा के जमा होने के कारण लुप्त हो जाती है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स में थाइमोसिन कहलाता है। इस हार्मोन्स की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अधिवृक्क या एडिनल की बात करें तो यह ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर स्थित होती है। अधिवृक्क, इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। जो अधिवृक्क होता है, इस ग्रंथि से निकलने वाली एड्रीनेलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन्स को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। वहीं एड्रीनेलिन हार्मोन्स की कमी से मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है। और एड्रीनेलिन हार्मोन्स मनुष्य के क्रोध व रक्तदाब को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टिकस व भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। अधिवृक्क किडनी के कॉर्टेक्स भाग से कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकालता है, जिससे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। यह तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। किडनी के कॉर्टेक्स भाग से कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन्स की कमी से मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ में एक ही बंदी आई थी, वो भी नोटबंदी। जनन ग्रंथि की बात करेंगे। महिला सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन व पुरुष सेक्स हार्मोन्स को एड्रोजन कहा जाता है। पुरुष में वृषण की लैंडिंग कोशिका से एंड्रोजन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। वहीं पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन्स प्रसव में मदद करता है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय में अल्फा, बीटा, डेल्टा व एफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सेमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अधिकता से हाइपोग्लासीमिया रोग होता है। वहीं इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो लेकाइमल ग्रंथि जो है, लेकाइमल ग्रंथि नेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण आंसू का स्रावण होता है। और श्लेष्म ग्रंथि जो है नाक, श्वास नली, ट्रेकिया और अमाशय में श्लेष्म म्यूकस का स्रावण करती है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। वहीं दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। और बेबर ग्रंथि जो है वो जीभ में स्थित होती है, जो लार का संग्रह करती है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो शरीर द्वारा अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यह अवांछनीय पदार्थ उपापचयी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। साधारण अर्थों में उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल के निष्कासन से होता है। उपापचयी क्रिया क्या होती है? सजीवों के शरीर में होने वाले सभी जैव रासायनिक क्रियाओं संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उपचय और अपचय, है ना। उपचय में साधारण अणु को जटिल अणु में बदलने की क्रिया अपचय कहलाती है।
उदाहरण के लिए प्रोटीन का संश्लेषण। और अपचय में क्या होता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया उपचय कहलाती है। जब जटिल अणुओं में बदलने की क्रिया होती है तो अपचय, और जब सरल में बदलने की क्रिया होती है तो उपचय। उदाहरण के लिए प्रोटीन से एमिनो एसिड का बनना। उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और गुआनिन आदि शामिल होते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है सीधे उस पे आते हैं। तो उत्सर्जी अंत में फेफड़ों के बारे में देखेंगे। ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं फेफड़े। वहीं लहसुन, प्याज, मूली के वाष्पशील घटक भी फेफड़े के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यकृत की बात करें, यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि व दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत क्या होते हैं, यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग होते हैं यकृत। यकृत कोशिकाओं के अंदर ही अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है। यकृत कोशिकाओं के अंदर ही यकृत कोशिकाओं के अंदर ही अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है। यकृत जो है पित्तरस का उत्सर्जन करता है। कौन करता है पित्तरस का उत्सर्जन, यकृत करता है पित्तरस का उत्सर्जन। त्वचा की बात करें, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा से त्वचा से श्वेत ग्रंथियां द्वारा पसीने व अन्य लवणों का उत्सर्जन होता है। पसीने में मुख्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड पसीने में जो मुख्य पदार्थ है वो सोडियम क्लोराइड होता है और यह मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। गुर्दे या किडनी की बात करें तो किडनी जो है जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करने के लिए मुख्य अंग है। किडनी का जो वजन है वो 120 से 170 ग्राम का होता है। लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और ये चौड़ाई जो है इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी का सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन वृक्काणु कहा जाता है, जिनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। किडनी का जो मुख्य कार्य है रक्त को फिल्टर करना, जबकि लंग्स का कार्य शुद्ध रक्त को शुद्ध करना होता है। किडनी का आंतरिक भाग मेड्यूला तथा बाह्य भाग जो होता है वो कोर्टेक्स कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि को कोर्टेक्स पर स्थित होती है। प्रायः मनुष्य में 2 किडनी होती हैं। इनका आकार सेम होता है, बीज के समान होती हैं ये। किडनी की रेनल धमनी हृदय से किडनी तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है और किडनी की रेनल सिरा जो है, सिरा है ना, तो धमनी लाती है और सिरा इसको वापस हृदय तक ले जाती है शुद्ध रक्त को। यूरिन का संगठन की बात करें तो नेफ्रॉन या ब्रेक नलिकाओं में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को यूरिन कहते हैं। यूरिन में जल की मात्रा 96% होती है, यूरिया की मात्रा 2% होती है और 2% अन्य पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। 100 ml यूरिन में यूरिया की मात्रा मात्र 2 ग्राम होती है। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है और यूरिन के गंध का जो कारण है वो है यूरिनोड। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। सामान्यतः यूरिन अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 5 से 6 के मध्य होता है। अल्कोहल, चाय, कॉफी पीने के बाद यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। विभिन्न जंतुओं को उत्सर्जी अंक देखें तो जो पक्षियों में है वो किडनी और स्तनधारियों में भी किडनी होती है। वहीं केंचुआ और एनिलिडा में नेफ्रिडिया होती है। मोलस्का में केबर्स कोशिका होती है और कॉकरोच में जो है वो होती है माल्फिजियन ट्यूब। एग्जाम प्रीमियर लीग की बात देखें तो यूरीमिया जो है, इस रोग से रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है। किसके कारण, यूरीमिया रोग के कारण। और गुर्दे की पथरी की बात करें तो इस रोग में किडनी में कैल्शियम ऑक्जीलेट जमा हो जाता है, जिससे यूरिन के रास्ते में रुकावट आती है। इसे गुर्दे की पथरी बोलते हैं। लिथोट्रेप्सी में इस तकनीक का उपयोग पथरी के उपचार में किया जाता है, लिथोट्रेप्सी में। वहीं गठिया की बात करें तो रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है, इसे कहते हैं गांठिया। और एडिसन रोग में, इस रोग में यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही हिमेटर रोग में, इस रोग में यूरिन में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। डायलिसिस, किडनी खराब हो जाने पर कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को फिल्टर करना डायलिसिस कहलाता है। प्रत्येक वर्ष किडनी दिवस मार्च माह में मनाया जाता है। पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट पीटर बेट के द्वारा वर्ष 4 मार्च 1954 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, 1954 में 4 मार्च को किया गया था, पीटर बेट के द्वारा। बायोलॉजी में किसको क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कोशिका का जो मस्तिष्क है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार जो है वो जीव द्रव्य है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का आयात प्रबंधक जो है वो गोल्गी है और कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है।
कोशिका का परमाणु बम लाइसोसोम है और कोशिका का अंतः कंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी को, वहीं आपातकालीन हार्मोन से ग्रंथि एडिनल ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि कहलाती है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स जो है वो एड्रीनल ग्रंथि है और शरीर की आर्मी के रूप में श्वेत रक्त कणिकाओं को जाना जाता है। हृदय का पेसमेकर एसए नोड और हृदय का पेस सेटर एवी नोड कहलाता है। पौधों की रसोई के रूप में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्टर को जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही देखने को मिलेगा आपको। ये यूनिट जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। हम इस बात के लिए क्षमा चाहेंगे कि हम इसका मैराथन वीडियो नहीं ला सके। जय हिंद साथियों।